And all of a sudden, and I realized that everything is shaking. So I moved outside and I said, "Man, is there earthquake?" They said, "Sir, earthquake नहीं है सर, गोला आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से." वो लोग यहाँ पे फायरिंग करते रहते हैं, आर्टी फायरिंग. Then I saw one coming from there, boom, and then 4 going from here, boom, 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 boom. When me and a couple of officers were standing outside, we actually saw a blast in the air. That is when अटल बिहारी वाजपेयी जी announced कि पहली गोली तुमने चलाई थी, लास्ट गोली कब चलेगी हम डिसाइड करेंगे. पाकिस्तान से तो इतने क्लोज में थे कि साला एक फ्लाइंग किस देता तो कराची उड़ जाता. जब वो बहुत नज़दीक आया तब एक मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा. हमेशा मैं बोलता हूँ ना, किसी का होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है. इधर अपना एकदम क्लियर था, पहला चॉइस वाज टू बिकम अ गैंगस्टर, चाचा जैसे ना. तो आपको जब करियर ऑप्शन पूछते हैं बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बड़े होकर वो था कि ना पहले गैंगस्टर बनना, बिकॉज एक लेगेसी थी कि यार भाई भाई बोलते थे ना तभी, तो एवरीवन यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम. एंड यू विल नॉट बिलीव, जब हमारे घर पे एंट्री करते हैं ना, ऐसे दरवाजा, छोटा सा दरवाजा, एंड वी एंटर 150 स्क्वायर फीट में, जहाँ से चालू हुआ वहीं खत्म हो जाता है घर ना. से एक सेक्शन जैसे आप एंटर करते हो ना, राइट साइड पे देयर यूज्ड टू बी अ सेक्शन एंड व्हिच यूज्ड टू बी आवर वॉशरूम. उसके ऊपर एक सेक्शन होता था जहाँ तलवार, हॉकी, डंडा, सलिया होता. इस गैंग वॉर में कैसे कुछ भी कभी भी हो जाता. एंड आई यूज्ड टू स्टे, इफ यू रिमेंबर 1992, दैट वाज द टाइम जब हिंदू मुस्लिम राइट हुए थे. 84 में, यू नो, द अदर राइट्स, जब इंदिरा गांधी मरी, तब चॉल एंड ऑल इट वाज प्रीडोमिनेंट. कोई कभी किसी से भाग रहा है, कोई तलवार लेके, नंगा तलवार लेके भाग रहा है. इट वाज वेरी वेरी कॉमन. एंड बीइंग ऐसे, यू नो, दे हैड अ बैकग्राउंड, तो कोई गैंग वाले आ गए तो द फर्स्ट थिंग वाज वहाँ से ऐसे निकालो तलवार और या जो भी है डंडा चलिया, दैट शुड बी हैंडी, यू नो. एंड आई हैव सीन गन्स एंड ऑल 9 स्टैंडर्ड पे घर पे जब चाचा लाता था ना, तो so obviously, you know, there was every Influence reason था. for you to get influence, and it was a very strong influence. लेकिन एक ऐसा जो कहते कि क्राइम देखा है आपने कभी? क्राइम बहुत देखा है. सिर्फ मारना ये करना was very common. It was very common. गैंग वॉर्स तो तभी those days ना रोड पे भी कैसे होता कि स्पेशली भांडुप, कंजूर and विक्रोली and all was very predominant, like चिंचपोकली and all here. Dongri, they were all very known places. Marabanika, all those big bhais we call na, they used to stay in this, यही 6-7 जगह पे रहते थे. तो गैंग वॉर्स वे वेरी कॉमन. राइट्स के टाइम, हिंदू मुस्लिम राइट्स के, आई हैव सीन, मेरा घर छोड़ के 7-8 एक टर्न पे एक घर था, वहाँ द गाय वॉज किल्ड, चॉप्ड, है ना, चॉप करके अंदर, घर के अंदर घर जला दिया पूरा. अभी जब भी जाते केरला में, यू नो, लाइक ही ऑलवेज से कि मैंने बनाया घर. So that's the beautiful story. And you were very young, 22, Yeah, when so Kargil broke out. That's right. So after training, academy, see क्या होता है, academy में आपकी training होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. So you are molded to a soldier. आप कौन से भी background से हो, but they make you. गधे को घोड़ा बनाते हैं ना, ऐसे वाला. So my first posting was supposed to be a training. जैसे हम लोग बाहर आते हैं ना, तो शिप में जाते हैं हम ट्रेनिंग के लिए. So eventually that was the time when Kargil war broke out. जब हम academy थे तभी से skirmishes were going on. Just to tell you the background of Kargil war, why it was, see what was happening. There were many wars, you know. 1947 independence के बाद the first war happened पाकिस्तान के साथ, 48, because they were trying to usurp that POK वाला जो चक्कर था. Then subsequently we came to a war in 62. That was with China. 65 again with Pakistan. 71 again with Pakistan. And 99 was the last war. And we always have lot of छोटा मोटा issues तो चलते रहता है, terrorist funding and all चलते रहता है, you know, Cold War. So this was the prominent wars. We are the world superpower now going to be. And Pakistan चल रहा है. You know. So 1999 में we said कि ना चलो ये बार ना दोस्ती करते हैं इनसे, बहुत हो गया दुश्मनी. थे तो एक ही साथ बने थे ना, अलग हुए थे, चलो बाप है तो चलो दोस्ती करते हैं करके. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी and many people, very prominent film stars, cricketers, all went
टू लाहौर. और यहाँ व्हाट वाज हैपनिंग इन सी कारगिल जो सेक्टर है, कारगिल, द्रास, बटालिक जो भी है, तो जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ देयर इज़ अ अनरिटर्न रूल, ट्रीटी होती है कि जब विंटर स्टार्ट होता है ना, तो पाकिस्तान मूव्स बैक, इंडिया कम्स बैक, बिकॉज बीच का रीजन बर्फीला होता है बहुत. दिस अनरिटर्न ट्रीटी. एवरी ईयर आप उसको ऑनर करते हो, तो इंडियंस यहाँ आ जाते हैं, पाकिस्तानीज वहाँ चले जाते हैं. उस साल क्या हुआ, हम लोग भरोसे पे बैठ गए, सब कुछ चल रहा है. पाकिस्तान स्टार्टेड कमिंग क्लोजर. परवेज मुशर्रफ हु लेटर ऑन बिकेम, ही वाज दैट टाइम जो भी आर्मी के सीनियर, वो लोग ना ऑक्यूपाई करना चालू कर गए, और यहाँ इंडिया पीछे पीछे आते गए, वो लोग आगे. एंड आयरॉनिकली क्या होता है, वहाँ चरवाहे होते हैं ना, जो शेपर्ड्स, कश्मीर. सो कोई भी बॉर्डर एरिया में ये जो गांव के लोग होते हैं, दे बिकम योर आई एंड ईयर फॉर द आर्मी. करेक्ट. तो वो एक चरवाहा तभी दे भाग के आए, बोला कि यू नो वी कुछ अलग लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, दे आर नॉट द नॉर्मल शेपर्ड्स या वहाँ के जो पाकिस्तानी या जो भी है कश्मीरी या वो साइड पे वैसे नहीं है करके. सो आर्मी को लगा, इंडियन आर्मी को लगा ठीक है कुछ भी बकवास मार रहा है करके. जैसे नहीं साहब वो ना जूता सम डिफरेंट. दैट इज द टाइम आर्मी की जो यूनिट थी वहाँ पे, दे सेंट सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया एंड 5 men उसके साथ. बोला यार जाके देख के आओ करके, यू नो क्या हो रहा है करके, व्हाट दे आर सेइंग. तो सौरभ गोज एंड 5 people गो एंड दे नेवर कम बैक. ओके. तो अब ये आ नहीं रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन, दे वर सपोज टू कम बैक, तो आ नहीं रहा है. देन द आर्मी सेंड्स अनदर ग्रुप, कैप्टन अमित भारद्वाज बोल के, एंड सम उसके साथ जो 20-25 people. बोला देख के आओ. तो अमित गोज इन सर्च. ऑल दिस ऑफिसर्स आर 20 to 23 years old, ना, लेफ्टिनेंट्स एंड कैप्टन. तो अमित जब वहाँ जाता है तो अमित रियलाइज कि यार यहाँ तो पाक के पूरे भरे पड़े हुए हैं करके, 200, 300, 500 जो भी नंबर होगा. एंड ही सेंसेस कि आई एम ओनली 22 people. तो ये क्या करता है, ट्रू ऑफिसर, यू नो लाइक व्हेन एज अ लीडर बोलते हैं ना, ये क्या बोलता है, 22 जो थे उनके साथ, तो यू गाइज गो बैक एंड ब्रिंग मोर पीपल. जाके यूनिट में मैं और एक जो बंदा था, वी विल होल्ड दिस पोस्ट, और हम लोग यहाँ देखेंगे, और लड़ना पड़ा तो हम लड़ भी लेंगे टाइप्स. सो दिस गाइज गोज बैक टू गेट दी सपोर्ट. बाय दैट टाइम गोलीबारी होती है. अमित एंड दिस गाइज वेर फाइटिंग क्लोज टू 200-300 people. एंड अमित ऑल्सो डजंट कम बैक. सो अमित की बॉडी मिली थी 56 days के बाद. अमित एंड बर्फ़ में धंस गया था पूरा, यू नो, अमित. एंड सौरभ नेवर कम्स बैक. बाद में when we get Saurav is my batch equivalent, you know, same batch का, आर्मी का equivalent. जब मिला तो this you know you will feel, आप लोग को थोड़ा ये लगेगा when I am narrating this, even I feel very sad even today, you know, like. So सौरभ के साथ जो 5 लोग थे, Saurav's both eyes were gouged out. Okay, courage होना चाहिए सुनने के लिए. सारे बदन के सारे हड्डी तोड़ दिए, सारे 5 लोग, पूरा दांत तोड़ दिए. 32 teeth were out, जेनिशल्स वेयर कट, प्राइवेट पार्ट्स, बदन के सारी हड्डी तोड़ दी. एंड सिगरेट बट्स थे 200-300 ऐसे, वो लोग सिगरेट पी के उनके बॉडी पे. नाउ दिस इज टोटली अगेंस्ट द प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल के अगेंस्ट, बिकॉज इवन इफ यू टेक मी प्रिजनर ऑफ वॉर, जबकि वॉर हुआ ही नहीं है, यू आर सपोज टू ट्रीट मी एज एन ऑफिसर. हमने पाकिस्तानियों के साथ वही किया जब वॉर हुआ. व्हेन वी लेटर कैप्चर्ड सो मेनी सोल्जर्स, वी रेस्पेक्टेड देम, यू नो, हमने उनको ट्रीट किया एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. वो ड्यूटी कर रहे थे. या बिकॉज दे वेर अ सोल्जर, दे आर सोल्जरिंग इज ब्यूटीफुल ना. तो वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. माई ड्यूटी इज टुवर्ड्स माई नेशन. वो अपना काम कर रहा है. तो जब वो मर गया यहाँ, तो हमने उसको दफनाया प्रॉपर टाइप मुस्लिम राइट से, जो पाकिस्तानी राइट से. एंड व्हाट डिड दे डू? दे डिड दिस. दैट इज़ व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी जी अनाउंस्ड द वर्ल्ड कि हम एक शांति प्रिय देश है. उनका एक स्पीच है कि हम हमारी शांति को रक्षा करना जानते हैं, बट जिसने हमारे यू नो बॉर्डर जो भी क्रॉस किया, उस दिन हम दिखा देंगे कि हम कौन है करके. सो दैट टाइम वी अनाउंस्ड कि पहली गोली तुमने चलाई थी, लास्ट गोली कब चलेगी हम डिसाइड करेंगे. दैट इज़ हाउ वी वेंट टू कारगिल वॉर, यू नो, दैट इज़ कारगिल वॉर. इट्स अ ट्राई सर्विसेज वॉर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. तभी कैसे मीडिया, इट वॉज द फर्स्ट वन विच वॉज टेलीकास्टेड लाइव, बरखा दत्त एंड यू नो ऑल दोज पूरा न्यूज़ में. तो सिर्फ आर्मी दिखा रहे थे, आर्मी. एंड ऑब्वियसली यू नो नो डाउट, बिकॉज
We won Kargil war with grits, guts and determination. Imagine करो ना आप, you are standing on 22 फ्लोर और आप नीचे बंदे आ रहे, होली खेलते हैं ना, ऊपर से बलून मारते हैं टाक करके, तो किसको एडवांटेज होगा? नीचे से तो ऊपर नहीं मार सकते, ऊपर वाला ही मारता है पूरा. सो पाकिस्तान वेयर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल एंड वी वेयर डाउन, एंड उसमें अगर आपको मोटिवेट करके लेके जाना है सोल्जर्स को कि मुझे वहाँ जाके मारना है उसको, you require a leader, and that is what we are made of when we go through academies. तो आपको बताते हैं कि ना आपको मारना है करके, मारना है, subsequently we take that oath कि ना देश के लिए मार मिटेंगे. मरना would be sequential, ठीक है, हो गया, मर गया तो ठीक है. So we are always ready for life and death. तो ये जो सोल्जर्स थे, आप मूवी देखोगे LOC कारगिल होगा, they were going literally नीचे से ऊपर से गोली मार रहे, बम फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे, although still we won the war. And we got that 4 Paramveer Chakra, highest of the gallantry awards. Captain Vikram Batra, Captain Manoj Pandey bolke, and 2 of the living legends who are still living, Yogendra Yadav ji and Sanjay Kumar, PVC Yogendra Yadav and PVC Sanjay Kumar. I was in Kirpan and we were slotted to be there. But eventually उसी के 1-2 दिन पहले, see, war is not good, as a soldier I am saying, because lot of destruction, lot of things what we are seeing currently in Ukraine or Russia or Palestine or Israel, wherever, war is not good. आप 10-20-25 साल पीछे चले, nobody wants war, but if you wage a war against our nation, my nation, तो फिर हम थोड़ी ना चुप बैठेंगे करके. So eventually पाकिस्तान realized, और 1-2 दिन पहले उन्होंने सरेंडर मार दिया, नहीं तो 2 दिन बाद मेरा बड़ा वायरल है रील्स एंड ऑल, बोलते हैं ना कि पाकिस्तान से तो इतने क्लोज में थे कि साला एक किस, फ्लाइंग किस देता तो कराची उड़ जाता टाइप. सो दैट हैपेंड एंड आई वाज लकी. I saw that war-like situation was there, and then today I proudly wear that Kargil war. इतना सारा देखा है, इतना सारा किया है. What are the 3 most important lessons that you would like to tell the youth? Believe in yourself, क्या होता है ना, ये भी मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हो या कोई भी, हम इंसान ना एक ही बार बन के पैदा होते हैं. यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी, सो व्हाई टू वेस्ट दैट लाइफ. बोलते हैं ना कि हम पैदा हुए मरे, दिस इज कॉन्स्टेंट एंड कॉमन. सब लोग पैदा हुए, सब मरेंगे. इफ यू थिंक कि मैं नहीं बनूँ, मतलब आप अश्वत्थामा हुए तो होगा ही नहीं. वो बीच में जो होता है ना, तो पैदा हुए मरे, कुछ तो किए, पैदा हुए मरे, बहुत कुछ किए. So you be that बहुत कुछ. Let's talk about some of your interesting postings. You've been a part of a lot of evacuations. What is that like? And can you tell us one of the evacuations that have really stayed with you in terms of impact? So I would say the best posting ever I had was in JNK. When I was posted in Sharifabad. That's a place like 40 minutes away from Srinagar, and it is counterinsurgencies area, so quite a hot area. And I was a part of Army Aviation, so missions used to keep happening every time. You've been part of evacuations. You were also on high alert. Your unit was on high alert when the Balakot strikes had happened. In all of these situations, what is your mindset? Right, like, of course, your first and foremost priority is the country and the defense of the country. But what goes through your mind when something like this happens? So I'll tell you a little bit about the Balakot incident. May not be able to give all the details, providing it's confidential things. So we were aware that we had after the Balakot strike, there might be some retaliation by the enemy. So we were all ready. A month prior only, we were having our bunkers dug into the ground, 6 feet or maybe more than that, so that it could house so many people at a time. 2 days prior, I was instrumental in getting all the air defense guns laid, because I am from Army Aviation, so we have these kind of airports. Yeah. So we call it airbase, airfield, smaller ones, because only helicopters operate from there. So the entire location becomes a vital point for any aircraft to attack it, enemy aircraft. Why? Because such installations have fuel dumps. They have assets. Just imagine if you are destroying the assets of a particular place, they will not, like runway, they won't be able to fly, or helicopters are only destroyed. The hangars are destroyed by the helicopter case, or worse come worse, even the fuel dump is destroyed. The location won't stay.
28th of February 2019. Right, 2:30 we were there deploying the guns, I remember, and we got intelligence that something may happen the next day. Yeah. So that was the period 2 to 4 wala, Yeah. that it may happen. So I couldn't get sleep, and next day morning nothing happened. Nothing happened as such. So next day morning when I went to the unit, completely tired, but again everybody was on high alert in rotation, because if the timeline is given 2 to 4 doesn't mean it will happen then. Yeah. It can happen At up, any down, point, anytime. yeah. Very much unexpected, at around 10 a.m. We got the information that the enemy aircraft had crossed over. And at the same time, when me and a couple of officers were standing outside, we actually saw a blast in the air. And one missile had hit an aircraft. And in front of my eyes, it had got charred black, completely black. Heard the first shot, we looked up, completely black. Second shot, and it was down. And my CEO, my 2IC, the commanding officer and the second in command, they took the gypsy and went to see what it was, whether it was an airstrike or it was an IED blast, because J&K is a place where these things happen. And because we all knew that there's Yeah. something like this going to happen, there was a siren. We were having our drills in place, so a siren was on. Sounded, yeah. Yeah, it was sounded, and everybody, the drill was, whenever the siren is sounded, everybody is, it's an airstrike, everybody has to move to the bunker. Now till then nobody was aware whether it's an airstrike that has happened, because we saw an aircraft getting hit and dropping down, or whether it's ID, nothing. So my CO and 2IC went to see, and in that specific block, because we have blocks, Yeah. space is really big. So in that specific block, I think I was the alone officer. And trust me, that time my heart was beating like anything, because first thing that came into my mind was, probably this is my last day, because this seems to be an air attack, because that's what was going on. We were having these drills. Yeah. One of my Jawan, what I told my entire unit, in that location, that please go back and stay in your bunkers. So I told my Jawan, he's a runner, he's actually called the runner, who's just responsible for, giving the messages and helping out. So I told him, आप चले जाओ, मैं आती हूँ. That Jawan told me, नहीं साहब, मैं आपके लिए रुकूंगा, आप आ जाओ. I don't know how much that loyalty or love that you have for each other. I said, okay, fine. I just dropped the phone. We both ran out, evacuated everybody who were in the office, everyone. And second thing, that day I realized that when army puts you through all that rigorous training, mental, I would say challenging your mental capabilities every time, getting you to adapt to environments, is because for this day, if you wouldn't be wired to behave in such a way, if you wouldn't be wired to think for your men first, I think I would be the first one running into the bunker if I was not trained. And you have another parallel angle of your life which also has a lot of unpredictability. You are married to an army officer. Yes. What is that like? Oh. Because I know that there have been years when you all have met only 3 times a year. Yes. And he's on duty Yes. as well. So what is that like? Whenever I used to go for any activity, he used to not tell me. See, I at times know I'm a Fauji, he's a Fauji, anything can happen. When my mother-in-law, till date, she feels very heavy that we leave the house, I always tell her, I said, I have accepted that one day one of us might not come back. I said, it's for you also to accept it. I said, every time when we go, don't be emotional. Yeah. Things will go fine. So I used to think I'm that strong. And as a Fauji, if you tell me, yes, my husband is gone for an ambush or he's gone for some recce, it's fine for me. And there have been certain instances with him. After that, he stopped telling. Because when you are on the line of control, there's a lot of firing that gets exchanged. Yeah. And my husband told me that day when the firing started, the JCO came and called him. He said, I was moving out and I forgot to take my helmet. He's like, but I don't know what happened. He's like, generally, I go with my helmet and I forgot. And I was a little reluctant कि ठीक है, हमेशा कुछ नहीं होता, आज भी कुछ नहीं होगा. So I'll just go ahead करके. And then a person came running and gave him the helmet. साहब अपने helmet भूल गए. He put his helmet, he moved ahead. He told me that there was a round shot. The splinters had scattered everywhere that chipped off his helmet. And he was telling me, had I not worn the helmet or had my Jawan not come and given me the helmet, I wouldn't have been alive. It literally chipped off a huge part of his helmet. And this thing, what he told me was in,
2020 or 21 when he was serving till 2019 there. After 2 years, he told me that. And that day, when we were at the dining table, my parents were there. We were literally quiet for 10-15 minutes. Like, that how strong army makes you as a human, that you hide such things from your own loved ones and you hide such things from your own partner, your spouses, so that, you do not stress them out. Yeah. burden them. Yeah, these things keep happening, but I feel, at the end of the day, I've always believed in the Almighty, always. I'm a very spiritual person, and I knew He has right plans for us. So I've always kept my fingers crossed whenever He's gone. And later, after that incident, I just avoided asking Him also, and He also didn't tell me anything. Yeah. Like, it's better Unsaid. unsaid, yes, better unsaid. One should not be scared to achieve what they want. I feel, in this world, people will come and tell you that your dreams are too big or they are too small. But at times, we should be cognizant of the fact that I know what my capabilities are. Yeah. You can be everywhere, actually, as you said, you can be wherever you want. You just got one life. Yeah. And what are your thoughts? Your energy follows thoughts. What your thoughts are, you become. So if you have thought of becoming something in life, if you dreamt of something, students or the young generation must go and achieve it, irrespective of what the world says. Yeah. When you joined the army, we were at the tail end of the Kargil War. True. And then you were posted within the war. And that's something that not many of us can even imagine, being in that scenario. So what was it like? What were those days like, A, before you joined, and B, after you joined and you were given this huge responsibility as a 20-year-old? Okay. Actually, when Kargil war was going on in academy, we were in academy that time. Yeah. I'm from Officer Training Academy. This insignia is from OTA only, Officer Training Academy in Chennai. Right. And simultaneously, there are two courses which are going on. I'm from SS68 and previous to us was SS67. So one course senior to us, they had passed out from the academy and they were actually the war zone. Yeah. And we were crying. Every day we used to ask our instructors कि sir हम लोग तैयार हैं and please launch us. Emergency declare कर दो but भेज दो. This is something and anybody who joins army, he really want to have a taste of it. And we were craving for it so very bad, but it was still localized. It was not full-fledged conventional war across the country. But when it was being wrapped up, we landed up there. Right. So it was September 99 when I joined my unit. My unit was deployed in a place called Panchgam, that is in Kupwara sector. Our one unit was one of those units जो उसमें counter insurgency and counter terrorism में deployed थी. 5th Battalion, the 1st Gorkha Rifles. And unit did tremendous job. It has got more than 50 knockdowns of hardcore terrorists. And unit was awarded the Chief of Army citation for that thing. First 1 month being in that zone and hearing stories from the people was actually a great, great lesson of life. And एक महीने की जो होती है शुरू में इनिशियली दे पुट यू थ्रू द पेसेस व्हेन यू स्टे विद द जवान्स इन देयर बैरक्स यू फॉलो द सेम रूटीन. अगर वो ठंड में रह रहे हैं तो आप भी वहीं पे रहेंगे, आप वो बैरक में रहते हैं आप भी बैरक में रहेंगे. इफ दे आर पुट ऑन द ड्यूटीज यू ऑल्सो गो थ्रू द सेम पेसेस. And after 1 month, then I was told to have an independent command, and I was set to one of the post at high altitude in that area, which was just opposite Pakistani post. That was the first-hand experience where I was all by myself. And to teach me the basic and the best lessons of the life were only the JCOs and the Jawans. If I tell you incident, what I have learned and how I have been trained. There was a very small room. It was much smaller than what we are sitting right now in the studio. It's half the size of this. Made of wooden planks, nothing else. And all of a sudden, I realized that everything is shaking. So I moved outside and I said, is there earthquake? This is an earthquake नहीं है सर, गोला आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से. वो लोग यहाँ पे फायरिंग करते रहते हैं, आर्टी फायरिंग. मैं वेरी एग्जैक्टली ही सेज कि उनको रेंज नहीं आता है तो आगे गिरेगा, बिकॉज इट्स अ वैली पोजिशन तो आगे गिरेगा, बट उसका इफेक्ट आता है यहाँ पे. मैं गुड, दैट्स गुड फील. मैं कितनी बार करते हैं, बोलो सब करते हैं, रूटीन में करते हैं. हम लोग क्या साहब वेट एंड वॉच, आने दो उनका एक, उसके बाद हमारी तरफ से 4 जाएंगे. मैं गुड. देन आई सॉ 1 कमिंग फ्रॉम देयर, बूम, एंड देन 4 गोइंग फ्रॉम देयर, बूम 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 बूम. So it was good life and tough life, very tough life. There was no TV, no books, nothing. चिट्ठी आती थी 4 महीने में, 5 महीने में. The only fun we had in the life was radio. तो one of the guy used to sit at the top, वहाँ से वो बताता था. कभी मैच होता था हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो वहाँ से कहा था चौका. Then he used to relate to the next guy, चौका चौका चौका.
ऐसे करते करते फिर हमारे पास में आती थी एंड एवरीबडी यूज्ड टू शाउट एंड सेलिब्रेट, वाओ 4 लग गया, तब तक एक और पूरा हो जाता था. एंड दोज डेज देयर वाज नो फ्रेश, नो नथिंग, व्हाटएवर डम स्टोर्स वी हैड, एंड वी यूज्ड टू हैव समथिंग कॉल्ड tin ration. Tin ration means, you know, till the time you are not given orders, you cannot consume the food, even if you feel like so. Okay. And it was so very difficult to sustain. Hmm. You know, आप एक जगह से दूसरी जगह जहाँ से आपको पानी लेके आना है, there is one single water point. And जिस हिसाब से बर्फ़ गिरती थी, you know, 12 to 15 feet. So there is some drill which is known as beating the root. Until unless you beat the fresh root and keep that track worthy of moving on that, you cannot even survive. Yeah. सो रिक्वायरमेंट है नहीं है, लेकिन आप फिर भी बर्फ़ में जाएंगे, अब उसको रूट को बिल्कुल पक्का रखेंगे सो दैट यू कैन मूव एटलीस्ट, यू नो. एंड 10 दिन हम लोग मूवमेंट करते थे एंड बाद में थोड़ा सा वहाँ से कुछ सप्लाई आती थी. एंड देन उसके बाद में व्हेन वी यूज्ड टू गो फॉर एम्बुश एंड ऑपरेशन, 10 days सिटिंग इन अ वेरी स्मॉल इन अ केव एंड रात को ड्यूटी देनी, नो फूड नो वाटर, एंड सस्टेन योरसेल्फ फॉर 10 days. So how do you sustain in ऐसे situation में खाने के बगैर, पानी के तरीके बगैर? हैं. यू ऑलवेज फाइंड मेथड्स. सर्वाइवल इज अ ग्रेट टीचर. व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल यू फाइंड वेज एंड मीन्स. देन उसके बाद में आई हैव आल्सो सीन अ टाइम ऑफ पराक्रम, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट. इट इज विद रेफरेंस टू द अटैक ऑन पार्लियामेंट. Correct. When it happened 2000, so when we moved with lock, stock and barrel overnight, the entire Indian army was mobilized. And we landed up at an unknown area in Rajasthan, high sand dunes. कभी देखा नहीं था कि इतने बड़े sand dunes होते हैं, मकान से बड़े बड़े. And we had no filters, no nothing. IGC कैनाल होती थी, रेत का पानी आता था, बिल्कुल ब्राउन कलर का. Nobody ever complained. And उसको खुश होकर पी लेती थी जनता, and बाद में थोड़ा सा गुड़ खा लेते थे कि डाइजेशन ठीक रहेगा. When people went to Kargil, I had never seen कुपवाड़ा के आगे मैं गया नहीं था, but when I was commanding my battalion, I had been to Batalik, the highest post in Batalik and Kargil. I had been there. वहाँ पे मैंने जाकर के देखा. At that age, people said कि पहले सर acclimatization होता है, first stage and then second stage, so that along with the height, your body is acclimatized. But no, I need to meet my boys. I covered the entire distance in one day. And when I landed up there, two things were very surprising. You don't see even, थोड़ी सी, not even a grass. And I was surprised what kind of human nature is this. There is nothing, absolutely barren, and still people are fighting for it. I don't mind, है ना, कि भी ऐसी जगह में कौन लड़ सकता है. But when it comes to your own land, your sovereignty, then you go to any extent. And when I landed up at those heights, I realized, कि how difficult it would have been during Kargil. Firstly, reaching to those heights, where an animal also do suicide. And with that kind of battle load, people are moving there. And young boys still understood, but somebody would put in 20 years of service, 25 years of service, junior commissioned officers, JCOs, Jawans. Not an easy thing, and nobody ever said no. And what about friendships within the army? मतलब बहुत Best, exactly it's unparalleled, right? जो वहाँ पे friendships बनते हैं, because it's life and death, you're in that situation. True. Have you ever lost somebody who's close to you? Lost 14. 14 from my own coursemate who are not with us today. 14 of them, that's quite a number, Yeah. 14 of them, and जब ये हुआ, somebody was just newly married, went into ID blast. Somebody had just a baby of few months old, again mine blast or an ambush. 14 of them are not with us in our core strength. Every year we have a get together, and whenever we have a get together, the first table that is reserved is for 15 guys. And with a note for them, we'll marry up again for the drinks up there, and I'll just wait for a while. But Army is one organization, actually, जहाँ पे friendship is actually to that level of madness, especially when you're in combat operations situations. जहाँ पे जब खतरा होता है ना, तो आपस में आप 1 घंटा पहले लड़ाई करके आए हो for some issues, some differences. But when you're in that situation, you'll hand him, catch by a collar, pull him back, and you will take position in the front. You'll ensure that he's safe. And that's why they say you should always be bothered not about yourself, but man to the left and right. Yeah. Rest they will take care of you. Yeah. Any such experiences या कुछ ऐसे हुआ था जो आपको याद है? नहीं, याद तो बहुत सारे हैं, but God has been kind enough. I had very thankful. The only satisfaction I have कि I never lost my men in my operations or anything. Yeah. जितने साथ में गए उतने वापस आए पूरे. But That's yes, true. in different areas, my coursemate, they are not with us. 14 of them, that's a big loss. Training साथ में करी है, and 3 महीने के अंदर we had first casualty. One of the coursemate, he tells Ravi,
and Lalit was there. They were posted in J&K, and he said, "Ki we just met and we bid goodbye to each other." And he said, "Take care, buddy." And 100 steps onto the left side, and all you hear is boom, and the ID blast. The entire vehicle along with the officer gone. They got to know through someone else, my own coursemate. It is what has happened. फिर एक कैमरिन पेट्रोल के लिए I had gone there in Belgaum, army level competition. We won it, and one of my coursemate was posted there only, Akash from Marathas. I met his mom, his wife, and 2 children. One was newly born, and he had thrown a party. He said, "Ki I knew the moment you are here, you are going to be the champion this year." So I had a dinner and drinks with him, and once he moved out of there, within 1 week he was posted to J&K sector, and again in an ambush, gone. I've seen it happen with me also. 2-3 बार तो ये बिल्कुल श्योर था कि आज घर का रास्ता नहीं पकड़ने वाले हैं, you know. While one way it was very motivating that driving force कि घर जाना है, चाहे 6 गोली लग जाए, चाहे 8 घर तो पक्का जाऊँगा वापस. That is strong motivation force है ना. You need to go back home where you belong. But at the same time कभी gut feeling भी आई 2-3 बारी कि आज शायद नहीं होने वाला. I also did that thing. Letter लिख दिया, सब कुछ लिख के रख दिया, you know. But maybe I always say I was a lucky. 2 नारे लगा देने से हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं होता. When you go to the war ना, things are very different. पराक्रम कारगिल टाइम में जब गाड़ियाँ निकलती थी, जहाँ रुकते थे लोग, यहाँ से राखी बांधना शुरू करते थे, यहाँ तक बंदी होती, दोनों साइड में, you know. You've learned so much. इतना सीखा है आर्मी में, beyond army also. What are some life lessons that you could tell the youth? क्योंकि जो हमारी audience है ज़्यादातर youth ही है, and they're always looking for inspiration, solution, answers. So, what advice would you give them? Any top 3 learnings that you would like to share with them? Number 1, never cry. बचपन में जब छोटे थे बिल्कुल where you could not speak and you were dependent, या तो आप मुस्कुराते थे या आप रोते थे. These are the only 2 languages that a toddler knows. जब पता लगता है माँ को या घर में लोगों को कि भाई बच्चा तकलीफ में है या खुश है. तो other than these 2 sign languages you don't understand. तो it is applicable, it is authorized, permitted. रोना है रो लो, कोई दिक्कत नहीं है. But once you have been trained, है ना, आपको एजुकेशन दे दी गई है बेसिक, एंड आपको दुनियादारी का पता है, सही गलत का फ़र्क पता है, देन उसके बाद में आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू क्राई. जितना जोर रोने में लगा रहे हो उतना काम करने में लगाओ. रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, बात करो यार, सुधारो उसको. एग्जाम में फेल हुए, मेहनत करो दबा करके एंड क्लियर इट. ठीक है, 4 नंबर कम आए तो लर्न लेसन फ्रॉम इट, बट ग्रो एंड फाइट इट आउट. यू नो, क्राइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन. आई ऑलवेज से डू और डाई में भी विश्वास नहीं मेरा. डू एंड डू. करोगे नहीं तो बिल्कुल करोगे, दोनों, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है. So this is one advice for them. I'm no one to give advice, but it's a suggestion, you know, जो अपने experience के आधार पे बता रहा हूँ. That is one. Second thing is, today I'm going to write a post about listening. Listening is, you know, attitude of heart. जोर लगता है सुनने में बहुत. Maximum काम मैं यही करता हूँ, सुनने का. And I've seen जहाँ लोगों ने मेरे को confirm किया है कि सर बात जैसी बोलते हैं ना किसी को, चाहे पेरेंट्स हो चाहे जो भी हो, सुनता कोई नहीं है सर. It's a lost art today, you know, listening. People should be more patient and they should first listen to their own inner voice and they should be more patient with others. तीसरा, take pride in yourself. बहुत वहम की शिकार है. अपने हिसाब से differentiation है. People should take pride in what they are, you know. It's not about looks, it's not about body shape, it's not about six pack. मैं पहले दिन बताता हूँ स्टूडेंट को, आप जैसे हो बिल्कुल अच्छे हो, बट खुद में खुद प्राइड नहीं लोगे, पड़ोसी क्यों लेगा, बाहर से आदमी क्यों लेगा. ठीक है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ. हाँ, और बेहतर बनने के लिए आप हमेशा कोशिश कर सकते हो, करनी भी चाहिए. सो दीज 3 लेसन्स व्हाट आई फील आर द बेस्ट, व्हाट आई कैन शेयर विद एनीवन. टाइगर हिल पे जब हम लड़ रहे थे तो वहाँ बहुत काम आया. इतना ऑक्सीजन नहीं है, 16-17 हज़ार फीट ऊपर चढ़ना है तो ऐसे नहीं चढ़ा जाता है. 25 से 30 किलो वजन भी है आपके कमर के ऊपर. हाँप रहे हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं. तो वो जो शक्ति, वो जो सामर्थ्य, जो ऊर्जा मिली उस ट्रेनिंग के माध्यम से मिली, और उसको चढ़ कर के ऊपर गए. ऊपर जाने के बाद जो तीसरी रात सुबह का वक्त, जब बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, तो वहाँ फिर रस्सियों के सहारे, क्योंकि जितनी हार्डवर्क हम करते हैं, जितना हार्डवर्क, उतनी हमारी थॉट प्रोसेस बढ़ती है. क्योंकि हम जो हमारा कंफर्ट जोन है वो ख़त्म हो जाता है, और जब कंफर्ट जोन ख़त्म होता है
तो हमें बहुत कुछ सोचने पर विवश होते हैं हम। जब हम सोचते हैं तो नए नए आइडिया आते हैं। अब पहले इस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी कि हमने ये रॉप क्लाइंबिंग वाली ट्रेनिंग की हो, बट परिस्थितियां भी बहुत कुछ सिखाती हैं। तो वहाँ देखा कि यार चढ़ नहीं सकते मैनुअल, हाँ रस्सियों के सहारे चढ़ा जा सकता है। फिर हमने रस्सियाँ फेंकी, रस्सियों से चढ़ने लगे, तो दुश्मन ने अचानक से फायर खोल दिया। फायर खोलते ही जो हम 21 जवानों की टीम थी उसका रास्ता कट ऑफ हो गया और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े, फिर दुश्मन के बंकर, फिर हमने 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। वहाँ से टाइगर हिल टॉप 50 से 60 मीटर रहा होगा। टॉप पर बैठे हुए दुश्मन ने को यह आभास हो गया कि हिंदुस्तान की फ़ौज हमारे बहुत करीब तक आ गई है। तो जब उन्होंने इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर फायरिंग किया कि हम सर उठाएं तो हेड शूट हो जाए, एक कदम आगे चलें तब भी हेड शूट हो जाए। 5 घंटे तक हम 7 जवान उनसे लड़ते रहे। फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा होने लगी कि उन्होंने हमारी जो LMG लाइट मशीन गन उसके ऊपर बम गिराया तो वो डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले नए जवान थे, उनको पत्थर लगे तो जख्मी हुए। तो हमारे प्लाटून हवलदार ऐसे बगल में था, उनकी तरफ गए तो प्लाटून हवलदार कि वो आखिरी शब्द आज ही मेरी आंखों के सामने कानों में गूंजते हैं और वो दृश्य दिखाई देता आंखों में। उन्होंने बोला कि योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, इस वेपन के सिवा दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि इस वेपन की फायर पावर बहुत ज़्यादा थी, तो दुश्मन नज़दीक नहीं आ पा रहा था। मैं उस वेपन को उठा करके उनकी तरफ फेंका, मेरी नज़र ऐसे गई तो जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे हैं उसी के ऊपर 7-8 पाकिस्तान के जवान आकर के खड़े हो गए। मैं कहा सर ये तो बहुत करीब तक आ गए, कहाँ हैं ये खड़े? शायद इतना ही मैंने बोला होगा, उनको मेरी आवाज़ भी चली गई। ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका तो एक मेरा साथी पीछे लेट करके फायर कर रहा, हम दोनों के बीच में वो ग्रेनेड फटता है, उसकी ये उंगली कट करके दूर जा कर के पड़ती है। जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि यार उसका हाथ कट गया। मैं पीछे मुड़ करके देखा, मैं कहा नहीं सर हाथ नहीं, उंगली कटी है। फर्स्ट एड दिया। एक और जवान था वो भी जख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। हम सभी ने बोला सर आप लोग फायर नहीं कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, ऐसे करो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो बचाओ, नीचे कूद जाओ। अभी तक स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके गया था कि हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान जो अकेला सैनिक है और अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान करता रहता है। लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था। पता उन्होंने क्या बोला, यार जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है और मरना है तो तुम्हारे साथ ही मरना है। हम जैसे जो बिल्कुल नए रिक्रूट थे, हमारे लिए इससे बड़ी प्रेरणा और कुछ हो ही नहीं सकती थी। फिर एक और जवान, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों रूममेट थे। हम दोनों को बोला कि यार आप लोग उसकी हेल्प के लिए जाओ। जैसे वहाँ से मैंने मूवमेंट किया, शायद उनको मेरा मूवमेंट दिख गया होगा, ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका तो उसका स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा। तो ग्रेनेड के उस टुकड़े से इतना भारी जख्म हो गया और मुझे भी आभास हुआ, क्योंकि मैं जैसे खड़ा था एकदम से नीचे गिर गया। लगा कि यार घुटने से पैर कट गया। नीचे गिरते ही मन में आया देख घुटना कटा है कि नहीं। तो ऐसे हाथ मार करके देखा, नहीं पैर तो है लेकिन जख्म था। फिर खुद फर्स्ट एड किया। अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था तभी उन्होंने फिर एक और ग्रेनेड फेंक दिया। तो उस ग्रेनेड को गिरने से उसका एक टुकड़ा है यहाँ ऐसे लगा, यहाँ से पूरा काट दिया ये। अब इसको कटने के बाद पूरा चेहरा सुन्न हो गया। ऐसा लगा कि शायद आंखें चली गई हैं।
क्योंकि कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। बहुत देर तक आंखें खोलने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बहुत देर के बाद आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक पूरा लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। वहाँ उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे बहुत देर तक उस ब्लड को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे खिसकता रेंगता आगे गया, अपने उन साथी के पास पहुंचा तो पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके मैं बैठा हुआ था। वो मेरे ठीक सामने था, मेरा साथी ऐसे बगल में बैठा था। तो मैं उनको बोला, सर आप मुझे फर्स्ट एड कर दो क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। बोले ठीक है फायर कर, मैं अभी करता हूँ। मैं फायर करने लगा, इतनी देर में उन्होंने जब अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक गया था, यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल जाता। और इस तरह से करके पीछे की तरफ जब लेटने लगे तो ऐसे मैंने पकड़ के लिया, हाथ पकड़ लिया उनका, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाए। ऐसे ही मेरी बगल में बैठा जो मेरा ट्रेनिंग का साथी था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी लफ्ज था। उसको यहाँ पे गोलियां लगती हैं, इधर से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में ऐसे लेट जाता। ऐसे ही फिर एक और साथी आगे बढ़ा, वहाँ एक बम गिर जाता है, उसकी यहाँ से गर्दन कटती है और ज़मीन पर गिर जाता है। बिना सर के बिना गर्दन के वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर ज़मीन पर गिर गया। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहाँ पे गिरा, तो उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। जब शरीर का अंग कट करके ज़मीन पर गिरता है, किस तरह से उछलता है, किस तरह से तड़पता है, इसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। फिर उनका एक कमांडर था पाकिस्तानी फ़ौज का, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो आकर के वो गोलियां मारने लगे। तो जब हमारी जवानों की बॉडियों में गोलियां लगती थी, बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ इस तरह से पड़ा हुआ, धुआं निकल रहा है। फिर पैर में मारी, उसमें से धुआं निकल रहा है। कोई मोमेंट था ही नहीं, उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। तो जब ये आप बात कर रही थी ट्रेनिंग, ये वो ट्रेनिंग का पार्ट था। जितना हम हार्डवर्क करते हैं, उतना ही हमारी बॉडी की जो एनर्जीज हैं वो एकत्रित होती हैं और मन को उस कार्य के ऊपर फोकस करती हैं, बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं रखती। क्योंकि बॉडी में कभी पेन नहीं होता, पेन हमारे मन में होता है। और जब मन ही बॉडी के साथ नहीं है तो पेन कैसे एहसास होगा। तो एक ये जो, क्योंकि वो पर्पज था, पैशन बना, और ये उस पैशन का परफॉर्मेंस था कि आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा है, लेकिन हम उस ऊर्जा को, उस शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास पर्पज नहीं है। अगर यार मैं कैमरा लेकर के बैठा हूँ, उस कैमरे को लेकर के क्या पर्पज है, इससे मैंने क्या देना है, जब इसके बारे में उसको सीखेगा तो इस जुनून पैदा हो जाएगा। फिर उसकी रातों की नींद खत्म हो जाएगी क्योंकि उसने पर्पज मिल गया। तो वो उस चीज़ को, हर चीज़ को गहराई से सीखेगा। वो जुनून में उसको ना कभी थकावट होगी, ना उसको भूख लगेगी। फिर वो कितने बारीक तक क्या कुछ कर सकता है, ये एक इंसान को स्वयं को नहीं कभी पता होता। आज अगर एक सुई चुभती है तो असहनीय पीड़ा हो जाती है। उस समय गोलियां आर पार जा रही हैं, देख रहा हूँ,
लेकिन कोई दर्द ही नहीं हो रहा। वो सिर्फ यही था। फिर उनको यकीन हो गया कि गोली मारने के बाद इनमें जिंदा है ही नहीं कोई। आपने एक भी आवाज़ नहीं की? नहीं, मैं ऐसे ही पड़ा था, ऐसे ही पड़ा था। फिर जब वो चला गया, फिर उनका बोला, उन्होंने फिर अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया, क्योंकि मानवीयता नहीं है उनमें। अमानवीयता व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं। अभी जब तक कोई इंसान जिंदा है तभी तक तो दुश्मनी है, इस बॉडी से कौन सी दुश्मनी है। लेकिन वो तो उसी तरह की जो है ना दुश्मनी निकालते हैं। फिर उन्होंने हमारे जवानों की जो बॉडियां थी उनमें पत्थर मारने शुरू करे, बूट की ठोकरें मारनी शुरू करी, गालियां देते रहे। उनको तो ये था कि सब मरे हुए, मैं तो जिंदा था, मैं तो देख रहा था, सह रहा था सब कुछ। बहुत देर इनको यातनाएं देते हुए हो गया, चले गए। फिर उनका कमांडर ने बोला बहुत देर के बाद, इनके वेपन उठा लो, वो नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। तब जब ये आवाज़ हमले वाली आई तब लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सच है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे समर्पण से उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जिसको हम जिस नाम से भी पुकारते हैं, पूजते हैं, उसके प्रति अगर सच्ची भाव रख करके हम उनको याद करते हैं, वो शक्ति हमारे तुरंत सामने आ जाती है। तो बस यही एक विश्वास किया, अरदास किया परमात्मा से, पड़ा रहा। कर भी क्या सकता था, लाचार था, बेबस था, लेकिन हताश और निराश नहीं था। वो दोबारा से पाकिस्तानी जवान आए, एक वेपन उठा रहा है, एक गोलियां मार रहा है, फिर वापस हमारी बॉडियों में गोलियां मारने लगे। जब वो बहुत नज़दीक आया तब एक मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। ये एक व्यक्ति के डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की शक्तियाँ ही हैं। हमने महाभारत देखी है, पितामह भीष्म का पात्र देखा है, उन्होंने दृढ़ संकल्प ही तो किए थे, प्रतिज्ञाएं ही तो की थी, और उन प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने अपनी इंद्रियां ही नहीं अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। हमने देखा है कि अर्जुन ने हर एक बाण से उनके रोम रोम को छेद दिया था। हर रोम बिछ जाने के बाद भी उनके प्राणों को नहीं हर पाए थे, बाणों की सैया पर ऐसे ही पड़े रहे। ये दृढ़ प्रतिज्ञा का ही है, दृढ़ संकल्प का है कि आप दृढ़ प्रतिज्ञा से, दृढ़ संकल्प से आप जो चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इतना ही विश्वास किया, ले जाओ पे हाथ पैर काट करके, लेकिन जिंदा तो रहूँगा। और इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी। फिर आया उसने आकर के, फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी। वो चला, मैं देख रहा हूँ ऐसे पड़ा हुआ, 2 कदम चला, वो रुक गया। तब मुझे लगा शायद इसको पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ, और वो तुरंत एकदम से पीछे मुड़ा। जैसे उसने टर्न किया, राइफल मेरे सीने की तरफ ऐसे करी, तब लगा यार अब तो नहीं बचेगा शायद। कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली ज़मीन नहीं है, सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता दिखाते जो बलिदान दिया है, उसको मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, दुनिया तक पहुंचा सकूं।
तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर ऐसे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पत्थरों पे चलते चलते। उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो सिक्कों से टकराई, रिकोचिट हो गई। गोली के धक्के से उसका जो फोर्स थी उससे एहसास आभास हुआ मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने शायद मेरा हथियार उठा करके जब वो जा रहा होगा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब फिर एक अंतर्मन से आवाज़ आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर इस तरह से फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर फटा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। उस हिल पे आपने आपके कई साथियों को शहीद होते हुए देखा है, तो डेथ के साथ जो आपने इतने पास में इतने कम उम्र में देखा, उससे कैसे डील करते हैं? क्योंकि ये तो सबसे परमानेंट चीज़ हो गई। देखिए, मृत्यु सबकी है और ये एक जीवन का ये इस प्रकृति का सत्य है कि जो धरती पर पैदा हुआ उसकी मृत्यु है। हमें भी मरना है, सभी ने मरना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है, हमारे मरना जो है वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, हम भूल जाते हैं। हम इस जो भौतिकवादी जो है जो चीज़ें हैं इनमें हम इतना घुल मिल जाते हैं कि वो चीज़ें हमारी गुम हो जाती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जोड़ने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और अचानक से वो मृत्यु आती है और आपका सब कुछ यहीं रह जाता है और आप चले जाते हैं। तो ऐसा ही, क्योंकि वहाँ ये तो था ना, मृत्यु है, मरना है, ये तो पहले ही पता चल गया था। और जब पहले आपको ये पता चल जाए कि मृत्यु है, मरना है, कायर की तरह मरो या योद्धा की तरह मरो, वीर की तरह मरो, मरना है तो डिसाइड फॉर यू। आप स्वयं निर्णय लो क्या करना है। और इस देश का बेटा या बेटी कायर और बुज़दिल तो नहीं है, क्योंकि हमारी माओ ने हमें बुज़दिल और कायर तो पैदा नहीं किया, हमें तो सिंगनी और शेरों की तरह पैदा किया। और सिंगनी और शेर कभी डरती नहीं है। मृत्यु भी है तो ठीक है, लड़ करके मरेंगे, मार करके मरेंगे। जो ऐसे इंसान हैं जिनके दोस्त या परिवार वाले या कॉलीग मर गए हो, वो कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं? हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटना घटित हो जाती हैं और ये चीज़ें कि इस चीज़ सोचना चाहिए हमें कि जो हमारे साथ चलने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा भाई है, बहन है, कुछ भी है, उसका साथ हमारे किस समय तक लिखा है उतने ही समय तक रह पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। और शायद वो जो बच्चा है या बच्ची है वो इस धरती पे सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला है। तो ये चीज़ें हैं कि हम ये सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे बहन जीवन भर हमारे साथ रहेंगे, नहीं, गलत है। हमसे कब कौन छूट जाएगा नहीं मालूम। तो इसलिए हमेशा मैं तो अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि भाई
आपको बता रहे हैं कि जो कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता, तो आपको स्वयं को सरवाइव करना है, तो किस तरह से करना है ये मेरे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हाँ मेंटली तौर के ऊपर तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है।